वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेस्टलिंक आईएएस प्रीलिम्स मास्टरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शन को एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे। आज का टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी एक्चुअली जो फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शंस हैं हमें हमारे इंडियन स्टेट को, ठीक है ना, दिस प्रिंसिपल्स कंटेन द फंडामेंटल फिलॉसफी दैट गाइड्स द इंडियन स्टेट। ठीक है ना, जो इंडियन स्टेट को फंडामेंटल फिलॉसफी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कैसे गवर्न करना है, क्या सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना है। इसी के लिए जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हैं, इन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस कहा है। ठीक है ना, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में। ठीक है, ये जो इंस्पिरेशन है, इसका इंस्पिरेशन हमने कहाँ से लिया है? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसका इंस्पिरेशन लिया हुआ है। ठीक है, 1937 जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, वहाँ से हमने इसका इंस्पिरेशन लिया है। हालांकि आयरिश वाले ने कहाँ से लिया था? आयरिश ने जो है वो जापान से लिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं कि जैसे ये क्या करता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन टू द स्टेट। ठीक है, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस हैं स्टेट के लिए। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस हैं स्टेट के लिए। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स को गवर्न करने के लिए जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके दिमाग में जो माइंड मैप था वो उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, दीज आर दी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है पहले कहाँ पे दिए गए थे? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे इंडियन स्टेट को। उसी तरह से ये मॉडर्न ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, जैसे कि इसमें जब आप आर्टिकल 36 देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 36 में जो स्टेट का डेफिनेशन इसमें दिया गया है, जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में देखा था ना, फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में जो इंडियन स्टेट का डेफिनेशन, वो डेफिनेशन सेम यहाँ पे लागू करता है आर्टिकल 36 में। ठीक है, अच्छा अब देखो कि ये जो है ना आर्टिकल 37 में ये चीज़ स्पष्ट बताया गया है कि ये क्या है? दीज आर दी फंडामेंटल टू गवर्नेंस। ठीक है ना, दीज आर द फंडामेंटल टू गवर्नेंस। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है ना, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू से, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू से। ठीक है, इसका विज़न क्या था? ये है कि एक जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसको एस्टेब्लिश करने का काम करती है। ठीक है, एक ये वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करती है। वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको फुलफिल करने का बात कर रहा है। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन का बात करता है, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब के जो फ्रेमवर्क है, इन सब को इम्प्लीमेंट करने का बात करता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है ताकि एक वेलफेयर स्टेट दिया जा सके, कोई ऑथोरिटी रूल या कोई पुलिस स्टेट का निर्माण ना हो सके। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का एक बेसिक फ्रेमवर्क था। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर ब्रॉड फ्रेमवर्क में देखोगे तो हम लोग जैसे पहले देख चुके हैं कि ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 41 में आता है। ये नॉन जस्टिसिएबल है और सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को जो है लेजिस्लेटिव और पॉलिसी एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है,
तो अब इसको अगर ब्रॉडली देखेंगे, ठीक है, कोई सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन नहीं है ये। अगर ब्रॉडली देखेंगे तो जिसमें जैसे क्या है कि ये एक वेलफेयर स्टेट का बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग बात किए थे कि आर्टिकल 38 में ये वेलफेयर स्टेट का बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 39A में ये इक्वल लीगल जस्टिस और लीगल एड का बात करता है, ठीक है। राइट ऑफ द वर्किंग क्लास, आर्टिकल 41 से 43 के बीच में जो राइट टू वर्क है, लाइवलीहुड, मिनिमम वेजेस का बात किया जाता है, मैटरनिटी रिलीफ फॉर वर्कर्स, इन सब चीज़ों का बात कर रहा है। मतलब कि ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर और लेबर राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो कुछ की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि आर्टिकल 44 में ये इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 45 में ये जो है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6, इसके बारे में बात कर रहा है। या जो आर्टिकल 15 है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। ये कुछ गवर्नेंस और एनवायरमेंटल ग्लोबल पीस, इन सब रिलेटेड से भी जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात कर रहा होता है। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ठीक है ना, कि जिससे कि इंस्पायर्ड होकर हमारा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से लागू किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन देता है इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोटेक्शंस को भी लेके, ठीक है, दैट रिक्वायर द सेफगार्डिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में भी बात करता है। ये गाइडलाइंस देता है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड मेंटेन ऑनरेबल एंड रिलेशंस बिटवीन स्टेट, ठीक है। तो अब एक बार ये पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसको हम लोग इसको एट ए ग्लांस देख लेते हैं, ठीक है। कि आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन दिया हुआ है। ये सिमिलर है आर्टिकल 12 में जैसे था, फंडामेंटल राइट्स को लेकर उसको डेफिनेशन है। 37 में जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, उसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 38 जो है एक सोशल ऑर्डर और वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है। 39 जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स और पॉलिसी टू बी फॉलो, ठीक है। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42 प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन फॉर वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग और डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 years। 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके बारे में बात किया गया है। 47 में ड्यूटीज ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। कैसे हम जो है लोगों का न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करेंगे। 48 में जो है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। 48 में जो है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शंस और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का बात कहा गया। 49 में जो है मॉन्यूमेंट और कल्चर प्रिजर्वेशन के बारे में। और 50 जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना, उसको जो है इन्फोर्स करने का, इम्प्लीमेंट करने का बात किया जा सकता है, ताकि जो है ऑथोरिटेरियन रिजिम स्टेब्लिश ना हो सके, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ये एक जो सरफेस ग्लांस है उसको हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको कंटेंट के बेसिस पे, उसमें जो इनहेरेंट कंटेंट है, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, बट जो उसमें इनहेरेंट कंटेंट है उसके बेसिस पर, उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग 3 मेजर डिवीजन में इसको बांट सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ठीक है। पहला तो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स आपका क्या बोलते हैं कि सोशलिस्टिक स्टेट और इकोनॉमिक जस्टिस का बात करते हैं, ठीक है ना, जो खास करके जो हमारा फेवियन सोशलिज्म है, ठीक है ना, इससे प्रभावित होता है, या जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है,
ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से, तो उसको हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर में रखते हैं, ठीक है। और जो उसी तरह से जो गांधीयन फिलॉसफी है, चाहे वो विलेज से रिलेटेड हो, विलेज सेल्फ सफिशिएंट विलेज से रिलेटेड हो, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, या आपका जो डिसएडवांटेज क्लासेस हैं उसके अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो, तो उनसे जो रिलेटेड DPSPs हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। और तीसरा जो भी हमारा जो लिबरल फ्रेमवर्क है, जहाँ पे कि जो इंटेलेक्चुअल मोरल इक्वल मोरल वर्थ, इंटेलेक्चुअली जो अपलिफ्टिंग की बात किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि ये जो आर्टिकल हैं, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स को देखेंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को देखेंगे, तो उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो क्या उसका कंटेंट है, उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं स्टेट को कि आप इक्वलिटी को मिनिमाइज कीजिए, फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए, ठीक है ना, राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इसमें मेंशंस हैं उसको देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 38 ये बोलते हैं कि प्रोमोटिंग जस्टिस एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने का बात करते हैं, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये इट मैंडेट्स अ सोशल ऑर्डर दैट सिक्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप एक सोशल ऑर्डर बनाएं जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जा सके। ये चीज़ जो हमारा प्रियम्बल में भी ये विज़न दिया हुआ है, ठीक है, उसी चीज़ को इन्फोर्स करिए आप पॉलिसी और स्कीम्स के थ्रू से, ठीक है। आर्टिकल 39 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें जो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, ठीक है ना। ये स्टेट को इंश्योर करने के लिए डायरेक्ट करता है कि आप लाइवलीहुड को इंश्योर करें, इक्वल पे करें और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इसको प्रिवेंट करें, ठीक है। हालांकि इंडिया में भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जब आप लेंसेंट का रिपोर्ट पढ़ोगे तो वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में क्या होता है कि जो टॉप 1 या 2% पॉपुलेशन होता है उनके पास ही आपका जो होता है मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्स होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि वो लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉलिसी को, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो अभी लेकिन हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जो है प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, ठीक है, कि जिनके पास जो है क्या बोल सकते हैं कि जिनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके अपने जो जुडिशियल केसेस हैं, ठीक है, अपने आप को प्रिवेंट कर सकें जुडिशियली, लीगली, तो उनके लिए भी जो है प्रोविज़न दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि जो है जस्टिस को वो अफोर्ड कर सकें, ठीक है। उसी तरह से आपका आर्टिकल 41 और 42 राइट टू वर्क एंड ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बात करता है, ठीक है ना, कि जो है इट सिक्योर्स एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस व्हाइल इंश्योरिंग ह्यूमन वर्क एनवायरनमेंट्स एंड मॉनेटरी रिलीफ, ठीक है। कि जो मिनिमम वेजेस की बात हो गई या जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उस चीज़ को सिक्योर करने का बात किया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 43 और 43A में जो है कि इसमें जो लिविंग वेजेस है, ठीक है ना, डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड वर्कर्स, उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है, कि और जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की बात की जाती है आर्टिकल 43 एंड 43A में, ठीक है। सिमिलरली जो आर्टिकल 47 में है कि स्टेट
को डायरेक्ट किया जाता है कि ताकि लोगों के पास मिनिमम लेवल ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं DPSP के जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें कवर होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो गांधीयन विज़न है, ठीक है ना, उनका जो फिलॉसफी था उसके अराउंड कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के थ्रू से दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से दिए हुए हैं स्टेट को, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 14 में देखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 14 में इट डायरेक्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है ना, विद ऑथोरिटी टू फंक्शन एक्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो ये विलेज पंचायत को कंस्टिट्यूट करने का बात कहा जाता है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे अगर आप 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखोगे तो ये लाया गया था, ठीक है ना। तो अभी जो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जेनेसिस या फिलोसफिकल फाउंडेशन यही माना जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली जो है कि रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि जो कोऑपरेटिव बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए। तीसरा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा तो क्या इंक्रीज होगा, इससे सेल्फ एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना, लोगों में। तो यही है कि इनकरेज वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का बात किया जाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग देख भी लोगे कि जो अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे, अमूल के बारे में आप लोग जानते हो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और लार्जली जो है डेयरी प्रोडक्शन में काम करती है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल मॉडल हो रहा है। और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हम लोग का साउथ इंडिया में बहुत ही कंसिडरेबल सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको बोला जाता है कुदुम श्री, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे आपका जो फीमेल वर्कफोर्स है, ठीक है, ये फीमेल या वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, ठीक है। और आपका इससे क्या हो रहा है, फीमेल एम्पावरमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो डायरेक्टिव है वो आर्टिकल 43 भी है, ठीक है। सिमिलरली जो है कुछ सोशल जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है कि आर्टिकल 46 में ये वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के बात किया जाता है, ठीक है ना, कि प्रोटेक्ट SC, ST एंड अदर सेक्शंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल जस्टिस। तो हम लोग इसको देख ही चुके हैं कि जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसे कि राइट टू इक्वलिटी के बेसिस पे, तो डिफरेंट इसमें एक्ट भी आए हुए हैं ताकि जो है SC ST का सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ किया जा सके, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके। सिमिलरली आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, वैसे चाहे वो ड्रिंक हो या ड्रग्स हो उनको जो है बैन करने का बात कहा जाता है। सिमिलरली जो लाइवलीहुड, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री है उसको प्रोहिबिट करने के लिए बोला जाता है कि उनका जो स्लॉटरिंग है उसको प्रोहिबिट करने का बात किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 45। आर्टिकल 44 ये क्या बोलता है कि एस्टैब्लिशेस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। तो आर्टिकल 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया गया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि जो भी आपके पर्सनल मैटर्स हैं, ठीक है, जो सिविल मैटर्स हैं जैसे कि आपका मैरिज हो गया, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, एडॉप्शन का चीज़ हो गया, तो ये सब जो रूल्स रेगुलेशन हो गए ना वो यूनिफॉर्मिटीज़ मिलाने का बात किया जा रहा है ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ में जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि ये कुछ अभी के कंटेक्स्ट में डिबेटेबल भी है, ठीक है, इसके कुछ प्रॉज हैं कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स इन द सेंस की रिलीजियस ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ कभी कभी कन्फ्लिक्ट में भी आ जाता है। हालांकि गोवा में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है। सिमिलरली आपका अगर आप अभी उत्तराखंड देखोगे, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है।
उसके बाद आर्टिकल 48 इसमें बात कहा जाता है कि ये स्टेट को एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का डायरेक्शन देती है स्टेट को, ठीक है। सिमिलरली जो है आर्टिकल 48A इसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन है कि जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, और डिफरेंट एक्ट्स भी हैं जैसे कि मॉन्यूमेंट को और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेवरल एक्ट लाए हुए हैं, ठीक है ना, इस डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सिमिलरली जो आर्टिकल 50 है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का बात करता है, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच विद द पब्लिक सर्विस। तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जुडिशली अगर एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होगी तो क्या हो जाएगा, तो फिर इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। इसी के लिए जो आपका जुडिशरी है या लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जो है हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आर्टिकल 51 है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करती है, ठीक है। ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन एंड ट्रीटी रिस्पेक्ट। तो बेसिकली हम लोग डिप्लोमेटिक जो अरेंजमेंट्स हैं कि ट्रीटी, ठीक है, या जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करें, डिप्लोमेसी का यूज़ करें रादर देन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स थे हमारे डीपीएसपी के, ठीक है। अब हम लोग जब डीपीएसपी को देखेंगे तो कुछ तो फंडामेंटली मतलब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड थे डीपीएसपी, लेकिन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं अमेंडमेंट के थ्रू से भी इंसर्ट किए गए हैं। तो हम लोग उन अमेंडमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या क्या डीपीएसपी जो है बाद में लाए गए। तो इसमें जब आप देखोगे तो सबसे तो वेलकम फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए उनके थ्रू से ऐड किए गए थे। तो देखते हैं कि करके कि सबसे फर्स्ट में जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू से कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। इनमें से जो मेजर वंस हैं वो ऐसे हैं कि आर्टिकल 39 इसमें हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इनका बात किया गया। आर्टिकल 39A इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसका बात किया गया। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, कि स्टेट को इंश्योर करना है कि जो भी वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट में भी उनका पार्टिसिपेशन हो, इसके बारे में बात किया गया। इसके बाद जो है आर्टिकल 48A इसके बारे में इसमें कहा गया है कि जो एनवायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कही है कि स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द नेशंस फॉरेस्ट एंड लाइफ, की आपको स्टेट को जो है जो भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो these were the directives under 42nd Amendment Act 1976, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 1978 इसमें क्या अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था। तो इसमें जो आर्टिकल 38 है इसमें सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने का बात किया गया है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है इसमें जो आर्टिकल 45 है ना, आर्टिकल 45 का सब्सटेंस को चेंज किया गया था। हम लोग पिछले बार देखे थे, इसमें आर्टिकल 45 में ओरिजिनली क्या था कि जो 14 ईयर्स तक है उसको ठीक है फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या किया गया कि जो है ना इसमें जो भी है फ्री एजुकेशन का क्लॉज डाल दिया गया है आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो ये अब एक फंडामेंटल राइट हो गया। तो जो अब 45 का कंटेंट था उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको क्या किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात किया गया है। अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स तक में जो है
आपको उसका स्टेट को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सपोर्ट का देने का बात किया गया कि इसके आगे जो फर्दर है 14 ईयर्स तक वो का किस में है, राइट टू एजुकेशन में चला गया, फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, सिमिलरली 97th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, आर्टिकल 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है, उसको फॉर्मेशन करने का, प्रमोशन करने का जो है बात किया गया, उसके प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोग अब जो नेक्स्ट समझेंगे ना, इसमें हम लोग समझेंगे कि हम लोग तो देख लिए हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल जो गवर्नेंस है उसके लिए, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तरफ में। बट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उसके बारे में समझेंगे। और इसके फर्दर हम लोग वो भी देखेंगे कि इसके बीच में क्या लीगल डिस्प्यूट्स हुए थे, कौन किसके सबऑर्डिनेट है, एटसेट्रा। ओके, तो जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच कंपेयर करने का बात है, तो सबसे फर्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें फंडामेंटल राइट्स का, तो ये क्या है, जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है ना, कि अगर हम लोग जानते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ में आर्टिकल 32 के थ्रू से कि अगर, ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट्स किसी पर्सन का एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली अप्रोच किसको कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है कि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है ना, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, अगर जो मेंशन है इन आर्टिकल्स में, अगर वो फुल स्टेट नहीं दे पाती है, तो क्या कर सकते हैं आप, कोर्ट के पास डायरेक्ट उसको नहीं जा सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि इसमें जो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो फोर्स आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन से आ रहा है, पब्लिक ओपिनियन से आ रहा है कि अगर आप एक वेलफेयर स्टेट नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इनको इंश्योर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इक्वल पे लाइवलीहुड ये सब प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, तो एक पब्लिक ओपिनियन आएगा और गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। सो दिस इज द पावर दैट डिराइव्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज फ्रॉम मोरल ऑब्लिगेशन rather than courts, राइट। तो अब इसमें देखो कि इसका नेचर क्या है, पार्ट 4 का नॉन जस्टिसिएबल नेचर है, कैन नॉट बी इन्फोर्स। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है कि एक ड्यूटी टू अप्लाई फंडामेंटल इन गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको क्या है कि इसको ध्यान में रख के जो जजमेंट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कि ये जो पॉलिसी है वो फंडामेंटल क्या बोलते हो कि जो फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस है वो, या जो डीपीएसपीज हैं उसके रेफरेंस में लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, तो पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट में जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको लीगल इन्फोर्समेंट इसको क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो उस समय इवन आज के डेट में भी इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, हमारा जितना रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जितना रेवेन्यू है, फंड, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, इस हिसाब से। ठीक, डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस। ठीक है, तो हमारे जो जैसे अगर आप देख लोगे कि इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देख लोगे, तो उसमें भी डिबेट्स हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये हम लोग की एक डाइवर्स सोसाइटी है। ठीक है ना, तो क्या ये यहाँ पे क्या है कि एक मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बात किया गया कि प्रैग्मेटिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो है ना, ये स्टेट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक फ्रीडम देते हैं, एक स्टेट को एक सूटेबल डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप उसकी टाइमिंग डिसाइड करें पॉलिसी फ्रेमवर्क करने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ हमेशा से ही कन्फ्लिक्ट रहा है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट है, इसका जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है,
लीगल कंस्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट, बिटवीन डीपीएसपी, ठीक है, वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। इसको हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसके थ्रू से देखेंगे, ठीक है, और आज की डेट में लीगल पोजीशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट केस था वो था चंपाकन दोराई राजन केस, ठीक है। तो इस केस में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन था वो ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन एनी केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉर्मर वुड प्रिवेल, ठीक है। कि इसमें जो है कि फंडामेंटल राइट्स जो है डीपीएसपी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट्स में जो प्रोविजन है इट विल प्रिवेल, ठीक है। सिमिलरली जब आप गोलकनाथ का केस देखोगे तो गोलकनाथ केस में भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रीज एनी फंडामेंटल राइट्स which are sacrosanct in nature. In other words, court held that fundamental rights cannot be amended for the implementations of डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। इसके बारे में ये बात कहा गया था गोलकनाथ केस में, ठीक है। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सैक्रोसेंट ही कहा दिया, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट ने जो है ना गोलकनाथ केस के जजमेंट के रिस्पॉन्ड में उन्होंने क्या किया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट और 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि पार्लियामेंट असर्टेड दैट लीगल पावर टू अब्रीज फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक गोल। पार्लियामेंट के पास जो है ना लीगल पावर है जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोशलिस्टिक गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसके अगर वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच भी करते हैं तो वो नॉन क्वेश्चनेबल होगा, ठीक है। जैसे कि 24th Amendment Act declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights by enacting the Constitutional Amendment Act, ठीक है। तो 24th जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से उन्होंने पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो पार्लियामेंट है ना किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो सोशलिस्टिक गोल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ठीक है ना, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में, ठीक है, सोशलिस्टिक गोल्स को लेके आ रहा है, ठीक है। 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या किया गया था, 25th अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू से क्या लाया गया, ठीक है ना, एक आर्टिकल 31C लाया गया, ठीक है। आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C में दो प्रोविजन थे, इसमें दो प्रोविजन थे, ठीक है, आर्टिकल 31C में। फर्स्ट प्रोविजन में बोला था नो लॉ विच सीक इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ठीक है। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में जो सोशलिस्टिक गोल है तो इसको जो है नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है अगर इसका क्लैश हो रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से, ठीक है ना। कि अगर हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39B और 39C है, ठीक है, तो इसका अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से तो ये नल एंड वॉइड नहीं होगा। ये बात कहाँ कहा गया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। इसमें जो दूसरा क्लॉज था, इसमें दूसरा क्लॉज ये था कि नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, ठीक है ना। और कोई भी लॉ को हम लोग जो है इसमें जो है कि क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि आर्टिकल 39B और 39C को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू के बाहर की बात है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को चैलेंज किया गया और केशवानंदा भारती केस में जो है ना ये इसका जो क्लॉज भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन नहीं किया सकता कॉन्स्टिट्यूशनल का, अगर ये वाला जो 31C का जो क्लॉज 2 था कि जो भी अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ला रहे हैं 39B और C में, तो इसको जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता, इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया और लेकिन जो इसका फर्स्ट क्लॉज था उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ये चीज़ था
केशवानंदा भारती केस में। लेकिन ये बोला कि आप रख सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड होगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को पास कर रहा होगा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अपहेल्ड कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है, मान लो कि जैसे कि फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ इलेक्शंस है, तो इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जो वैसे वैल्यूज़ हैं इनको कि चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, हालांकि इस बेसिक स्ट्रक्चर का कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये केस के साथ और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के साथ डेवलप हो रहा है और अभी भी एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट में होगा, ठीक है, उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अपहेल्ड कर रहा होगा, वैसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट उसको और लेके आ सकती है वैसी पॉलिसीज को, इवन इन द केस कि अगर वो आर्टिकल 14 एंड 19 को वायलेट भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये चीज ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मिनेर्वा मिल्स केस में, ठीक है ना, मिनेर्वा मिल्स केस में इस चीज़ को फर्दर और मतलब हार्मोनाइज किया गया। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन मिनेर्वा मिल्स केस 1980 डिफाइंड दिस हार्मनी एज एन इसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, बेसिकली इसमें उन्होंने एक चैरियट का एग्जांपल दी और बोला कि ये दोनों में हार्मनी का होना हार्मनी होना चाहिए, और ये जो हार्मनी है ये इसेंशियल बेसिक फीचर है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मनी, इसमें मिनेर्वा मिल्स केस में क्या बोला है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट। ठीक है, कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना कि रादर कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, तो और कोशिश किया जाना चाहिए कि डीपीएसपी मस्ट बी अचीव्ड विदाउट एब्रोगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डिस्टर्बिंग दिस हार्मनी वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा देखा गया कि इंटेंशनली जो है फंडामेंटल राइट्स को ब्रिज किया जा रहा है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट लीगल पोजीशन क्या है कि जनरली देखो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर लीगली देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपरसीड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, जैसे हम लोग जो वो देखे थे आर्टिकल 31C वाला बात। ठीक है ना, आर्टिकल 31C इसमें क्या बोला गया था कि अगर मुझे हमें स्टेट को जो है 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इसके लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 का ब्रीच भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ जो है क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी क्या कंसर्न था या इसमें भी क्या क्राइटेरिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि पार्लियामेंट्री फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि अभी हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो लीगल पोजीशन क्या है फंडामेंटल राइट्स के एस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखो कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये तो मतलब इनका विज़न और इसका फिलॉसफी तो हम लोग क्लियर हो गया, बट इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने कुछ क्रिटिसिज्म भी किए हैं, तो अब हम लोग उसके स्कॉलरली क्रिटिसिज्म को एक बार देखते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो स्ट्रक्चर और लीगल वीकनेस है, इसमें सबसे फर्स्ट में आता है कि ये लैक ऑफ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी है। ठीक है, कि ये नॉन जस्टिसेबल प्रिंसिपल्स हैं और इसको एक पायस सुपरफ्लुइडिटीज़ के बेसिस पे भी जज किया जाता है। ठीक है, और इनका जो अरेंजमेंट है वो इलॉजिकल है, कोई कोहेरेंट फिलॉसफी नहीं है। ठीक है ना, कोई
कोहेरेंट फिलॉसफी नहीं है कि किस बेसिस पे जो है इन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जो माइनर इश्यूज़ हैं इसको जो वाइटल इश्यूज़ हैं उसके साथ क्लब कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो बोला जा रहा है कि ऑडिटेड 19th सेंचुरी रूट्स हैं जो फेबियन सोशलिज्म थी, ठीक है, यूरोप में उससे इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ना कि जो 21st सेंचुरी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और इसमें बात किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तो वो सब आ सकते हैं। इवन कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो डैमेज भी हो सकता है जो हमारा फेडरल इंस्टीट्यूशंस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में। तो ये चीज़ें तो और इसमें क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इसमें जो एम्स दिए गए हैं वो इजीली ब्रोक किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। जैसे केटी शाह हैं, इन्होंने बोला था कि डीपीएसपी को कि ये चेक ऑन ए बैंक पेबल ओनली व्हेन रिसोर्सेज परमिट, कि ये एक वैसे चेक की तरह है कि जब रिसोर्सेज परमिट करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी तरह से और इनका क्रिटिसिज्म है कि ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन किया जा रहा है जो कि 2 जनवरी को ही ब्रोक कर दिया जाता है, ठीक है। कि दूसरी तरह से जो कृष्णचारी थे उन्होंने बोला कि एक वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म थे। हम देखते हैं कि कुछ डायरेक्टिव जो है ना डीपीएसपी के बाहर भी हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स बियॉन्ड जो पार्ट 4 है वो भी स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बट वो डीपीएसपी के क्लॉज में नहीं है। तो और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जैसे कि आर्टिकल 355, इसमें बोला जाता है कि सर्विस क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटी, ठीक है। तो ये मैंडेट है कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल का जो पब्लिक अपॉइंटमेंट्स है उसमें उसको मेंटेन करने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डायरेक्शंस है वो आर्टिकल 335 में दिए हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 351 उसी तरह से जो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। 350A जो है वो प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस इन मदर लैंग्वेज में बोलता है, इस डायरेक्ट स्टेट्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन एंड फैसिलिटीज़ इन मदर लैंग्वेज फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि ये भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ठीक है ना। हालांकि इसका भी जो यूज़ है वो किस हिसाब से है कि जो जुडिशियल इम्पोर्टेंस में है कि जुडिशरी अगर इस सब सब्जेक्ट से रिलेटेड केसेस देखती है तो इन सब आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए ही उनका इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म एंड हर्डल्स हम लोग इसका सिग्निफिकेंस को सम अप करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि ये क्या है कि फिलोसफिकल विजन और आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें जो लाइफ गिविंग सोशल फिलॉसफीज है, ठीक है, इसको इंक्लूड करता है और ये टूल है सोशल रिवॉल्यूशन का, ठीक है। द एम फॉर फॉस्टर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अचीविंग कंप्लीट सोशल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। क्या है गोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, लाइफ गिविंग सोशल फिलॉसफी और टूल्स फॉर सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह से काम करते हैं, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू है उसके लिए एक बीकन है, ठीक है। और हमारा जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि सिटीजन जो है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जज करेंगे, अपना पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं कि दो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू इंडियन गवर्नेंस, दे सर्व एज अ लाइफ गिविंग फिलॉसफी दैट transitions the nations from a political democracy to a comprehensive economic democracy and a welfare state, ठीक है। ये कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू के बारे में का जो है एक गाइडिंग लाइट की तरह से काम करता है, ठीक है।
ये ऑपोजिशन को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि रूलिंग बॉडी जो ऑपरेशन कर रही है उसको क्रिटिसिज्म करना, उसको अपोजिशन उसको एक टूल की तरह, एक मिरर की तरह यूज कर सकती है कि उनकी पॉलिसी जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ है या नहीं है। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके लिए भी ये इंश्योर करता है कि जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी है डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक फिलॉसफी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का जो बेसिक फंडामेंटल्स था स्टैटिक क्वेश्चन का वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको और थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट in the Indian Constitution is enshrined in its preamble, Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights 7 Schedule। तो आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट ये बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इंश्राइंड है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके थे कि ये आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है ना आर्टिकल 38 में डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट लिंकेज है वेलफेयर स्टेट का। आर्टिकल 38(1) क्या बोलता है? द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। ठीक है ना, तो इसमें आर्टिकल 38(1) में डायरेक्टली बात किया गया है कि वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, आर्टिकल 38 में डायरेक्टली बात किया गया है। ठीक है, तो ये 38(1) किस में है? 36 से 51 में कौन सा है? डीपीएसपी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ विच कंट्री। तो डीपीएसपी जो है ये किस कंट्री से लाया गया है? ठीक है, ये टेकन फ्रॉम विच कंट्री, टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो हम लोग जो इसका ब्रीफिंग था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग तो उसमें देख चुके थे कि ये कहाँ से लाया गया है। ये जो है आयरलैंड से है। ठीक है, द डीपीएसपी इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि which one of the following is not the objective of the DPSP। तो DPSP का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? ठीक है, DPSP का ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? तो इसमें देखो, इसमें फर्स्ट में बोला जा रहा है कि वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट क्या है ना? आर्टिकल 38 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो वेलफेयर स्टेट तो होगा ही। ठीक है, वेलफेयर स्टेट तो है, इसमें नॉट बोल रहा है। ठीक है ना, कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो आर्टिकल 39, 41, 43, 47 इस सब में जब आप देखोगे तो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, पब्लिक हेल्थ, डिग्निफाइड लाइफ कंडीशन, इन सब चीज़ का बात किया गया है। टू इस्टेब्लिश ए रिलीजियस स्टेट। ठीक है, तो रिलीजियस स्टेट को इस्टेब्लिश करने का कहीं बात पे जो है डीपीएसपी नहीं करता है, कोई भी थियोलॉजिकल स्टेट बात करने का नहीं करता है। लेकिन जो सेकुलर स्टेट है, टू इस्टेब्लिश ए सेकुलर स्टेट, डी नंबर 1, तो हाँ सेकुलर स्टेट का बात करता है। कि कैसे करता है कि जब आर्टिकल 44 का बात करोगे आप, ठीक है ना, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का को इम्प्लीमेंट करने का बात डायरेक्शन दिया जाता है, तो डीपीएसपी में कहा जाता है। लेकिन जो रिलीजियस स्टेट है वो कहीं नहीं बोला जाता है। हम लोग का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो ये सब जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेकुलरिज्म के बारे में बताती है, जो फंडामेंटल राइट्स है या डीपीएसपी है। तो रिलीजियस स्टेट जो है वो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे,
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, 1935 में, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इम्प्लीमेंट किए गए 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो किसके थ्रू से इम्प्लीमेंट किए? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव स्टेट पावर ऑफ स्टेट और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जस्ट हम लोग इसका एक एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे 1935 में, इसी को चेंज करके और इसी से इंस्पायर करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लेके आया गया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर explicitly stated that the Constitutional Assembly that DPSP are analogous to the instrument of instructions 1935 है। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने डायरेक्ट ही बोला था कि जो डीपीएसपी है वो क्या है? एनालॉगस है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी जो है ना कि फंडामेंटल राइट से कैसे अलग है, ठीक है। तो फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ओके, ठीक है। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर लेटर इज नॉट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सेबल वेयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, नन ऑफ दिस। तो देखो कि फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। फार्मर बोल रहे हैं कि जो है कि फंडामेंटल डीपीएसपी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों स्टेट के लिए हैं और स्टेट का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं कि क्या है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फार्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज नॉट। तो ये भी गलत है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ डीपीएसपी जो है उसके पास कोई जो जस्टिसिएबल क्लेम्स नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 37 में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस बट नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इन्फोर्सेबल नहीं है, इसमें इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 है, आप आर्टिकल 13 के थ्रू से भी देख सकते हो कि कोई भी अगर लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा तो वाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो डीपीएसपी है वो सिर्फ फिलॉसफी और इंस्ट्रक्शंस रादर देन लीगल क्लेम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी, ठीक है। ये द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ओके। द प्रोविजंस contained in these principles are not enforceable by any court. Which of the statement is correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 and 2। तो इसमें बोल रहा है डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि ये स्पेल आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसकी बात करता है, ये लाने की कोशिश करते हैं। और प्रोविजंस कंटेन आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो लाने की बात करते हैं, ठीक है ना। डीपीएससी एम्स टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दिस सीक टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। आर्टिकल 38 में इनइक्वालिटीज को डिक्रीज करने का बात कर रहा है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 39 में बात कर रहा है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस आर्टिकल 41 में। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की बात तो कर ही रहा है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 37 में डायरेक्ट बोला गया है कि फंडामेंटल टू गवर्नेंस है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डीपीएसपी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये भी यूपीएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पसेस फॉर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो।
1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 नाइदर 1। तो इसमें डीपीएसपी में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बोल रहे हैं इसमें से कौन सा जो है डीपीएसपी में आता है और कौन सा डीपीएसपी में नहीं आता है। तो इसमें देखो कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स जो है ये इसका प्रोहिबिशन जो है, ये प्रोहिबिशन कहाँ पे आ रहा है, ये तो फंडामेंटल राइट है ना, ठीक है। आर्टिकल 23 जब आप देखोगे, हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, आर्टिकल 23 में आता है, तो ये दिस इज फंडामेंटल राइट, दिस इज नॉट डीपीएसपी, ठीक है ना, ये डीपीएसपी नहीं है, ओके, ये डीपीएसपी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है ना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है ये हम लोग देखे थे, इसको प्रोहिबिट करने का बात किसको प्रोहिबिट और बैन करने का बात किया गया था, इसमें जो गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। आर्टिकल 47 में जब देखोगे कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इसके बारे में बात किया गया, तो ये डीपीएसपी में मेंशन है आर्टिकल 47 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो वो नंबर सही है, सेकंड स्टेटमेंट। सो द आंसर विल बी B2 ओनली, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव डीपीएसपी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन डीपीएसपी नहीं है। तो फर्स्ट बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है, ये तो अभी हम लोग देखे थे कि है। काउ प्रोटेक्शन, ये भी जो गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से डीपीएसपी है उसमें है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये भी बात किया गया है, ठीक है। फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ये देखो ये पहले था फ्री एजुकेशन, ये आर्टिकल 45 में ये बात कहा गया था फ्री एजुकेशन का, बट अभी इसको क्या किया गया है, इसको अभी राइट टू एजुकेशन से आर्टिकल 21A में डाल दिया गया, राइट टू एजुकेशन में, है ना। किसके थ्रू से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू से, ठीक है। तो अब नाउ दिस बिकम्स अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर D हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन अप टू 14 है ये अब फंडामेंटल राइट है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अब आर्टिकल 45 का जो है वो कंटेंट चेंज करके क्या कर दिया गया है, अब वो जो अर्ली एजुकेशन चाइल्ड केयर उसके बारे में बात करता है, ना कि 14 एज तक में फ्री एजुकेशन की बात करता है। अब ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following was not added to the directive principles by 42nd Amendment Act? Protection of children and youth from exploitation, equal justice and free legal aid, uniform civil code, participation of workers in the management of industries, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कुछ हम लोग देखे थे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू से नए डीपीएसपीज लाए गए थे। तो अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा डीपीएसपी हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। तो इसमें बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ओके, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसके थ्रू से जो ऐड किए गए थे उसमें क्या है, आर्टिकल 39F है, टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड मोरल मटेरियल अबैंडमेंट। तो इसका मतलब कि ये तो लाया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसके बाद है आर्टिकल 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड, ठीक है, इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस नॉट डिनाइड टू ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटीज। तो इसमें भी लाया गया है कि जो फ्री लीगल एड है, इक्वल जस्टिस है, ठीक है, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए का बात किया गया। तो ये भी लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। अब आ रहे हैं उसके बाद और कौन सा था, 43A को लाया गया था। इसमें बोला था टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
मतलब ये भी लिया गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का भी बात कहा गया है, जो 42nd अमेंडमेंट में 4 ठीक है, जो 4 DPSP ऐड किए गए थे। लेकिन ये जो है ना आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ही था, ठीक है ना, तो इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाई है, ठीक है, ये ओरिजिनली ही कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया था DPSP में, तो ये ओरिजिनली यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सी, देयरफॉर ऑप्शन सी is the correct answer. Moving to the next question. Next question is question number 10. तो question number 10 बोलते हैं कि which of the following is listed among the DPSP in part 4, ठीक है ना, कौन सा जो part 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो part 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से कौन उसमें इंक्लूडेड है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्मॉल फैमिली लॉ, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सेलेक्ट करना है कौन से इंक्लूडेड है। सबसे पहले देखते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 39D, ठीक है, आर्टिकल 39D में इंक्लूडेड है, तो ये DPSP का पार्ट होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। अच्छा, अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है, डायरेक्ट द स्टेट टू इंडिविजुअल टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये भी मेंशन है। स्मॉल फैमिली नॉर्म, ठीक है ना, स्मॉल फैमिली नॉर्म ये देखो कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है, पार्ट 4 में। हालांकि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कहीं जो मेंशन नहीं है DPSP के पार्ट 4। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ठीक है, हालांकि ये डायरेक्टिव है, ठीक है, लेकिन जो पार्ट 4 में जो है ना, पार्ट 4 में वो मेंशन नहीं है, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? तो fundamental for the governance, ठीक है, fundamental for governance, ये बात कहाँ गया, क्या आ गया, ठीक है, fundamental for governance of the country, ये बात आर्टिकल 37 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 37 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें क्या क्या है कि आर्टिकल 37 क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसका एक्सप्लिसिटली मेंशन आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 37 बोला है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ये इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which of the following statements are correct, ठीक है, कि अब पार्ट 4 में जो DPSP है इसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, और द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा सेलेक्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है कि दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, तो आर्टिकल 37 में डायरेक्टली बोलता है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है, नॉट इन्फोर्सेबल है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत होगा, हेंस द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये नॉट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। उसका दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस मेकिंग बाय द लॉ, ठीक है, तो हालांकि ये लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करता ही है, ठीक है, दिस मीन्स द डायरेक्टिव्स आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट दे आर इंटेंडेड टू
guide the legislative and executive actions. तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के जैसा काम करते ही हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 भी करेक्ट हो जाएगा. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 विल बी द करेक्ट. ठीक है, 2 and 3 will be the correct answer. ठीक है, therefore option D will be the correct answer. ठीक है, moving to the next question, that is question number 13. Question number 13 क्या बोलते हैं कि in the Constitution of India, the promotion of international peace and security is included in the preamble of the Constitution, the active principles, fundamental duties और 9th schedule. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रमोशन का बात किया जा रहा है. ठीक है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन है. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, 9th शेड्यूल में भी तो नहीं मेंशन है. ठीक है, अब हालांकि जो प्रमोशन ये है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये किसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, स्टेट को. तो ये जो क्लॉज है ना, द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डायरेक्टली मेंशन है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 15(1) जब लिखोगे तो वो बोलते हैं, डायरेक्टली स्टेट करता है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन स्टेट, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन. ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है DPSP होगा कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, therefore option B will be the correct answer. Moving to the next question, that is question number 14. Question number 14 बोल रहा है कि with reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon. ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिमिटेशन किस चीज़ पे है. 2 ऑप्शन दिए हुए हैं. कौन कौन से ऑप्शन हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. तो ये बोल रहा है कि ये इन दोनों में से किस पे लिमिटेशंस है DPSP. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली जो ये इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो DPSP है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फिलॉसफी हैं और ये क्या बोल सकते हो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं रादर देन लिमिटेशंस. ठीक है, तो ये लिमिटेशन की तरह से काम नहीं करते हैं. आर्टिकल 37 clearly states that the directive principles shall not be enforceable by the courts. They are fundamentals in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply them. ठीक है ना, तो ये क्या है कि फंडामेंटल है गवर्नेंस का, और इसमें क्या है कि स्टेट को इनको अप्लाई करना है लॉज में बनाने के लिए, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के थ्रू से. ठीक है ना, दिस शोज DPSP आर पॉजिटिव एप्लीकेशंस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, नॉट लीगल रेस्ट्रिक्शंस. तो क्या ये ऑब्लिगेशन है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, लेकिन लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट रेस्ट्रिक्ट और लिमिट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. इंस्टेड दे गाइड एंड डायरेक्ट द लेजिस्लेचर इन द पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए लिमिटेशन नहीं है. ये क्या है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. और सिमिलरली, ठीक है, लिमिटेशंस क्या होते हैं, लिमिटेशंस हैं कि सिर्फ की फंडामेंटल राइट है. ठीक है ना, कि फंडामेंटल राइट्स अगर आर्टिकल 13 में देख रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी लॉ वायलेट कर रहा हुआ तो आर्टिकल 13 के थ्रू से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए वो लिमिटेशन की तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन DPSP लिमिटेशन की तरह से काम नहीं कर रहे हैं. तो सिमिलरली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे भी लिमिटेशन की तरह से काम नहीं करता है. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है D करेक्ट हो जाएगा कि नाइदर 1 नाइदर 2. तो किसी भी तरह से ये लिमिटेशन पे काम नहीं करता है, लिमिटेशन की तरह से काम नहीं करता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. इसमें बात कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग provisions of the directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. ठीक है, securing for citizens of India as a uniform civil code, organizing village panchayats, promoting cottage industries in rural area, securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. So which of the above are Gandhian principles that are reflected in the DPSP?
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो डीपीएसपी है ना, वो कौन जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स को हम लोग देख चुके थे कि सेल्फ एफिशिएंसी ऑफ विलेजेस, SC/ST के अपलिफ्टमेंट, विलेज पंचायत, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो बात कर रहा होता है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। गांधीयन विजन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, विलेज सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, उसके बाद अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, इन सब चीज़ों का बात करता है। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि उनमें से चेक करते हैं कि वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात हो रहा है सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस में आता है? आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड लीगल यूनिफॉर्मिटी। इट रिफ्लेक्ट्स द लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी, नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये जो आर्टिकल 44 में आता है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली किसका है? ये लिबरल विंग का आइडियाज़ है, ठीक है ना। लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं, ना कि गांधीयन कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, हाँ, आर्टिकल 40 के थ्रू से डायरेक्ट किया जाता है स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोर देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये गांधीयन जो कंसेप्ट है उसके लाइन के अकॉर्डिंग गांधीयन फिलोसफी के, ठीक है। प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, तो ये भी आता है कि आर्टिकल 43 encourages the promotion of cottage industries on an individual और cooperative basis। तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। Securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities, तो ये वाला जो प्रोविजन है ये आपका आता है किसमें? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है। ये सोशलिस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, ना कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन जो है, moving to the next question, under the Indian Constitution, concentration of wealth violates the right to equality, the directive principles of state policy, the right to freedom, the concept of welfare। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज़ को वायलेट कर रहा होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जब हम लोग आर्टिकल 39B और 39C के बात करेंगे, तो इसमें क्या बोला जाता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सबसर्व द कॉमन गुड, ठीक है ना। द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन डिटरमिनेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बेसिकली आर्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इस चीज़ को प्रोहिबिट करने का बात किस में कहा गया है? आर्टिकल 39 में बोला गया है, ठीक है। और ये डीपीएसपी में आता है। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है, ठीक है ना, कि कौन सा आर्टिकल किस में आता है। तो फर्स्ट दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत ये किस में से आता है? विलेज पंचायत का बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 40 में, ठीक है। बी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कौन सा आर्टिकल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल 44, ठीक है। थर्ड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको देखते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी किस में बोला गया है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है आर्टिकल 50 में बोला हुआ है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस 51 में बोला गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बात किस में कहा गया होगा? जो बच रहे हैं आर्टिकल 48 में कहा गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा?
ए का आर्टिकल 40, ए का है 5, ए का 5, ओके, बी का है 44, बी का 1, ए का 5, बी का 1, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबल आंसर। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सी का 2, ठीक, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी डी का 3 और ई का 4। सो ऑप्शन बी इज लाइकली टू बी द आंसर, ठीक है। आंसर में हम लोग देख लेते हैं कि प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 48, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51। सो देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Okay, so next question is which one of the following is not correctly matched। तो इसी तरह से कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा हुआ है, तो हमें चेक करना है कि वो करेक्टली मैच है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसमें बोल रहा है ये 48A के बारे में, कि 48A में बोल रहा है। तो हाँ, 48A में क्या बात कहा गया है कि इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंसर्ट किया गया था, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू से इंसर्ट किया गया था, तो ये 48A करेक्ट है, ठीक है। अब द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो ये आर्टिकल 46 में इस चीज का बात किया गया है कि आर्टिकल 46 मैंडेट्स द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये बात सही है। उसके बाद सी में बोला गया है कि द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43A, तो आर्टिकल 43A डील्स विद द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लाया गया था, तो उसमें 43A का बात किया गया था। 43A क्या गया है कि वर्कर का जो है, वर्कर का मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था उसके बारे में बात किया गया है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये कहाँ बोला गया है, आर्टिकल 43B में, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल एड, ये आर्टिकल 39 में बात कहा गया, ये बात सही है। तो गलत क्या है कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दिस इज इन 43B rather than 43A, so the option C will be the correct answer, right? Moving to the next question. The directive principles of state policy is a check which is paid on bank convenience, who said it? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एक चेक की तरह है, ठीक है ना, जिसको कि बैंक जब ठीक समझेगा, जब भी कन्वीनियंट समझेगा तभी उसको रिलीज करेगा, ना कि जब किसी इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरत है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म किसने किया था, अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के.टी. शाह। सो द करेक्ट आंसर इज के.टी. शाह, ठीक है ना। द स्टेटमेंट वाज मेड बाय के.टी. शाह ड्यूरिंग द डिबेट्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है ना। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्यों क्या गया था, क्योंकि इसका जो नॉन जस्टिसेबल नेचर है उसके लिए बोला था, arguing that since they are not legally enforceable in courts, their implementation depends on the will of the government, it depends on the will of the government, ठीक है ना। चाहे तो वो DPSP को इम्प्लीमेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का डिस्कशन था DPSP से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कि हम लोग साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं क्वेश्चन MCQ और PYQ के माध्यम से, ठीक है। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप अगर लेक्चर पसंद आए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग नीचे में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप इस PDF को और इस प्रोग्राम से जो भी रिलेटेड PDF है उसको वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक।